वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से तुर्की का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाक तुर्क बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी इम्कानात को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाक बरतानिया सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तेफाक। बोरिस जॉनसन की मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मोहम्मद शहबाज शरीफ बरतानिया पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाहा है। बोरिस जॉनसन फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। वो डी चौक के भगोड़े हैं। आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से क्या और क्या मांग रही हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमूम साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इंजीनियर बलीगुर रहमान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत सियासी शख्सियात और आला हुक्काम की शिरकत। पंजाब काबीना की लाहौर में तकरीब हलफ बर्दारी। 8 वुज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने भी हलफ लिया। हलफ उठाने वाले वुज़रा में राना मोहम्मद इकबाल खां, सरदार उवैस खां लगारी, मलिक मोहम्मद अहमद खां, ख्वाजा सलमान रफीक, सैयद हसन मुर्तज़ा, अताउल्लाह तारण, चौधरी बिलाल असगर और अली हैदर गिलानी शामिल। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोशिश है इमरजेंसी सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दें। रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड, KMC और पुलिस को भी मुंसलिक करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद इंतशार खान की इसराइल वफ्द भेजने की एक और 2 नंबरी सामने आ गई। फितना खान पाकिस्तान में वाहिद शख्स है जिसका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। इस शख्स ने एक मुसलमान पाकिस्तानी नजात के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सूबे में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के फौरी सद्देबाब का हुक्म। महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके कंट्रोल निर्फ पर खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। काश्तकार मेरे भाई हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ। हज 2022 की तैयारियां जारी। वजारत मजहबी उमूर ने 6 माह पर मुहित हज ऑपरेशन को 1 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करके नई तारीख रकम कर दी। 80% से जायद आज़मीन हज की तरबियत का अमल मुकम्मल। रोड टू मक्का की पहली परवाज 5 और 6 जून की दरमियानी शब इस्लामाबाद से रवाना होगी। वजारत मजहबी उमूर। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती इक़दामात के समरात आना शुरू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,200 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन के अवाम के लिए इमदाद। 7.5 टन का इमदादी सामान भेजा जा रहा है। सामान में अद्वियात, मेडिकल आलात, बिस्तर और खाने की अशिया शामिल। दूसरा C-130 3 जून को रवाना होगा। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात और आफात के दौर में बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ शाना बशाना काम किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तंबाकू नोशी की इंसानी सेहत को लाहक खतरात और उसके मुज़र असरात के मुतालिक अवाम को आगाही फराहम करना है। तंबाकू नोशी से दुनिया भर में हर साल लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। दिन की मुनासिबत से सेमिनार्स और वॉक का एहतमाम किया गया।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला पुलवामा में ताज़ा कार्रवाई के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को राजपुरा गांव में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। भारत में भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की सबसे बड़ी आदीना मस्जिद को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। बीजेपी का मस्जिद को मंदिर मुनहदिम करके तामीर करने का दावा। जिला मालदा में वाक़ई ये मस्जिद मगरबी बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसकी तामीर सन 1374 में मुकम्मल की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 3 हफ्ते में खाम तेल की कीमत में $20 इजाफा। कीमत $123 पर पहुंच गई। बरतानिया में 122 जबकि अमेरिका में $118 फी बैरल हो गई। यूक्रेन जंग की वजह से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है, माहिरीन। कनाडा में बंदूक की फरोख्त और दरामदात पर पाबंदी का फैसला। कनाडा की पार्लियामेंट में बिल पेश। ये फैसला वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका में हाल ही में स्कूल में होने वाली फायरिंग के तनाजुर में किया है। और आलमी शोहरत याफ्ता पेंटिंग मोना लीजा पर एक शहरी ने केक फेंक दिया। पेंटिंग बुलेट प्रूफ शीशे के खोल में होने के बायस महफूज रही। मोना लीजा पेरिस के एक अजायब घर में मौजूद है, जहां हजारों लोग रोजाना इसे देखने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से तुर्की का 3 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी, सकाफती, तारीखी और मिसाली रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और तुर्की की रवायती बाएतमाद दोस्ती और बरादर मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात की तजदीद के सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। तुर्क क़यादत के साथ मुलाकात में सरमायाकारी, तिजारत, सेहत, तालीम, सकाफत और बाहमी मुफाद के दीगर शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल होगा। अंकारा में वजीर आजम के दौरे के मौके पर पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल का इजलास भी होगा। वजीर आजम तुर्क सरमायाकारों और ताजिरों से मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी के लिए दी जाने वाली मराहत से आगाह करेंगे। तुर्क सदर वजीर आजम के एजाज में इशाया भी देंगे। तुर्की में अपने क़याम के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी देंगे। अंकारा की अहम शाहराह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम पर, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से मंसूब है। वज़ीर आज़म तुर्क सदर के हमरा तुर्की और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने पर यादगारी निशान भी जारी करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के करीबी बरादराना ताल्लुकात की एक ताबनाक तारीख है। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाया। कुदरती आफात में तुर्क भाइयों और तुर्क क़यादत का जज्बा हमेशा मिसाली रहा। पाकिस्तान ने भी तुर्की की हर कड़े वक्त में मदद की। शहरों में सफर की म्यारी और जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए पाकिस्तान में रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाक तुर्क दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। अस्करी ताउन और पेशावराना अमूर में भी दोनों मुल्क तस्वीराती शराकतदार हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और ताउन के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम बनाने समेत दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इम्कानात के हवाले से अहम साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर आपको बताएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी तुर्की पहुंच गए हैं, जहां पर अंकारा के गवर्नर वासिफ शाहीन ने एयरपोर्ट पर वजीर खारजा का इस्तकबाल किया और तुर्की आमद पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को खुशामदीद कहा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वासिफ शाहीन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ।
नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की भाईचारे, मोहब्बत और बाहमी एहतराम के रिश्ते में जुड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर दोनों मुल्क यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान भट्टी। क़याम पाकिस्तान के बाद सदियों से कायम रवायात का पास करते हुए पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्किल औकात में एक दूसरे की हर मुमकिन मदद की। कुदरती आफात से निपटने के लिए शाना बशाना खड़े हुए। ताल्लुकात की बुनियादों को मुस्तहकम रखने के लिए दोनों मुल्कों के रहनुमा एक दूसरे से करीबी राब्ता रखते हैं। 2009 में कायम की जाने वाली आला सतह राब्ता कौंसल और बाद अज़ां इस कौंसल को आला सतह स्ट्रेटेजिक राब्ता कौंसल में ढालना इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के माबैन जिंदगी के हर शोबे में पायदार ताल्लुकात के क़याम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ हर आलमी मुहाज पर साथ खड़े नजर आते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले पर तुर्क हुकूमत और अवाम ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की हिमायत की है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया है। मसला फ़लस्तीन पर भी दोनों मुल्कों ने इसराइली मुजालिम और फ़लस्तीन पर नाजायज कब्जे की शदीद मज़म्मत की है। तुर्की ने पाक भारत जंगों 1965 और 1971 में पाकिस्तान का भी भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी मुफादात में से एक अफगानिस्तान में अमन का क़याम है और दोनों मुल्क पुरअमन अफगानिस्तान के हामी हैं। गुज़िश्ता बरस अज़रबैजान के मसला पर दोनों मुल्कों ने अज़रबैजान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की और अर्मीनियाई बर्बरियत की मज़म्मत की। दोनों मुल्कों के तारीख़ी तल्लुकात अब इस बदलती दुनिया में एक नया इलाकाई और आलमी तवाज़ुन बनाने में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। अगरचे पाकिस्तान और तुर्की जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दोनों मुल्क मजहबी और सकाफती विरसे पर मबनी तारीखी भाईचारे की वजह से मईशत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में अपने तारीखी ताल्लुकात और ताउन को बरकरार रखते हैं। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तुर्की ने सन 2005 में आज़ाद कश्मीर में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद बहाली और तामीर नौ के अमल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। ये है आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद। ये वो शहर है जिसे अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले ने तय-ओ-बाला कर दिया था। दुख, मायूसी और नाउमीदी के जान गुदाज लम्हात में जो मुल्क बारिश का पहला कतरा साबित हुआ वो बरादर मुल्क तुर्की था, जिसकी अमदादी टीमों ने यहाँ पहुँचकर बहाली और तामीर नौ की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज किया। अद्वियात, खुश्क राशन और खेमों से लेकर मार्कतुल आरा अमारात की तामीर तक बरादर मुल्क तुर्की का मरकजी किरदार है। डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम अदवार में अर्ली रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और फिर रिकन्स्ट्रक्शन में गैर मामूली कंट्रीब्यूशन है, जिसको ज़लज़ला मुतासरा अवाम और आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा याद रखेंगे। तालीम, गवर्नेंस और सेहत के शोबा में उनकी रिकन्स्ट्रक्शन गैर मामूली है और ऑनरेबल रेसिप तैयब अर्दगान इन तमाम प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग के मौका पर और फिर इनके इफ्तिताह के मौका पर बजाते खुद यहाँ आज़ाद कश्मीर तशरीफ लाए। मुजफ्फराबाद में तुर्की ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। 2005 में जो ज़लज़ला हो उसमें उन्होंने रिहायशी कॉलोनियाँ बना के दी हैं, मस्जिद वगैरह बना के दी हैं और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हम कश्मीरी लोग हमेशा तुर्की वालों की इस हेल्प को हमेशा दिलों में याद रखेंगे और हम तुर्की का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में हम कश्मीरियों की बहुत मदद की। बरादर मुल्क तुर्की ने जिस अखुवत और भाईचारे के जज्बे के तहत ज़लज़ला मुतासरीन की मदद की, उसे यहाँ के अवाम हमेशा याद रखेंगे और बहाली और तामीर नौ की दास्तानें जब जब रकम की जाएंगी, बरादर मुल्क तुर्की का नाम हमेशा ऊपर रहेगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जबकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बरतानिया के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के देरीना ताल्लुकात में बरतानिया में मुकीम 16 लाख पाकिस्तानियों का मुस्बत किरदार काबिल सताइश है। कानूनी इमिग्रेशन में ताउन को मजबूत बनाकर पाकिस्तानियों की मुकम्मल सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मलका बरतानिया की ताजपोशी की प्लाटिनम जुबली तकरीबात पर मुबारकबाद देते हुए पाक बरतानिया सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी हम मनसब के साथ गुफ्तगू में मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का जिक्र करते हुए मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया।
दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोरिस जॉनसन को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका है, वो डी चौक के भगोड़े हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि आयन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमूम साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। यहां पर आपको बताएं कि इंजीनियर बलीगुर रहमान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने उनसे हलफ लिया। लाहौर में गवर्नर पंजाब की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत सियासी शख्सियात और आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने हलफ उठाने पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर हमजा शहबाज ने गवर्नर पंजाब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि बलीगुर रहमान अपने मनसब को आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम मिलकर सूबे के आवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। आइन से खिलवाड़ करने वालों ने न सिर्फ वज़ीर आला बल्कि गवर्नर के हलफ में भी रुकावटें डाली। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को शिकस्त हुई है। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर मियां बलीगुर रहमान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया है। मियां बलीगुर रहमान 2 बार मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी की काबीना का भी हिस्सा रहे। उनकी निजी और सियासी जिंदगी के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर मियां मोहम्मद बलीगुर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के देरीना साथी हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से हासिल की, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। बादजा अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आला तालीम की डिग्री हासिल की। इंजीनियर मियां मोहम्मद बलीगुर रहमान पहली बार 2008 जबकि 2013 के आम इंतखाबात में NA 185 से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर दूसरी बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मियां बलीगुर रहमान 2013 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबीना में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नार्कोटिक्स भी रहे। अगस्त 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी के बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद इन्हें वफाकी काबीना में शामिल किया गया और वफाकी वज़ीर तालीम और तरबियत का कलमदान सौंपा गया, जिसमें इन्होंने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। ये पार्टी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और हमारी सीनियर क़यादत का फ़ैसला है कि मुझे ये ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की गई है। ये एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी है जिसने आइनी किरदार अदा करना होता है। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि बहावलपुर के एक सपूत को जो ज़िम्मेदारी दी गई है, साउथ पंजाब को दी गई है, जिसको चुना गया, हम उसके लिए कायदे मोहतरम का भी और पार्टी लीडरशिप का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहावलपुर से पहली बार गवर्नर पंजाब के तौर पर मियां मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुंतखब होने से अहलियाने बहावलपुर ने इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और उम्मीद की है कि इनके गवर्नर बनने से यहाँ के मसाइल हल होंगे। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। पंजाब की 8 रुकनी सूबाई काबीना ने आज पहले मरहले में गवर्नर हाउस लाहौर में अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सूबाई वुज़रा से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत सियासी शख्सियात और आला हुक्काम ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने तकरीर से मुतल्लिक नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। हलफ उठाने वाले वुज़रा में राना मोहम्मद इकबाल खां, सरदार उवैस खां लगारी, मलिक मोहम्मद अहमद खां, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सैयद हसन मुर्तज़ा, अताउल्लाह तारण, चौधरी बिलाल असगर और अली हैदर गिलानी शामिल हैं। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू सर्विस के 16 स्टेशन कराची और एक लाड़काना में तामीर किए गए हैं। पहले मरहले में कराची डिवीजन को एम्बुलेंसेज दी जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। कोशिशें इमरजेंसी सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दें। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड, KMC और पुलिस को भी मुंसलिक करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुकम्मल ताउन पर उनके मशकूर हैं। सारी रेस्क्यू सर्विसेज को हमारी कोशिश यही होगी कि अपनी इस टर्म ख़त्म होने से पहले पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दें। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ। उनका मैसेज मुझे मिला कि उन्होंने कहा है कि जो भी मदद करें, इसलिए कि एक्नॉलेज पंजाब
का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है। कराची के अंदर हमें बहुत, इसलिए कि 2-3 इवेंट्स हुए थे टेररिज्म के, और उसकी वजह से हमने कोशिश की थी और हमने उनसे कहा था कि एक तरीके से अगर आप करना चाहें एहतजाज, एक जमहूरी एहतजाज, आपको इजाज़त होगी। बजट 14 जून को इंशाल्लाह पेश करेंगे। मौजूदा हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जो इक़दामात कर रही है उनके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी देखने में आ रही है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ज़मीर अब्बास, बताइएगा क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट का? जी बिल्कुल इस दफ़ा आज भी हमने देखा कि मार्केट में तेज़ी रही और 100 इंडेक्स जो है वो स्टार्ट से ही 200 पॉइंट्स का उसमें इजाफा देखा गया। अभी मार्केट थोड़ा डाउन आ रही है और इस वक्त तकरीबन 100 के करीब पॉइंट्स जो है वो इजाफा उसमें देखा गया है। जो सबसे अच्छी बात इस वक्त यही है कि थोड़े से टफ डिसीजंस लेने के बाद हुकूमत ने जो मुआशी एक रोड मैप दिया है उसके ऊपर अब इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ है। और दूसरा जो अपना आईनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से जो कमिटमेंट शो की है मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट ने, उसने भी काफ़ी मोटिवेट किया है इन्वेस्टर्स को। आप देखें डॉलर के रेट में आज भी तकरीबन 14 पैसे कमी हुई है और हमने कल देखा कि जो गोल्ड का रेट है उसमें भी 350 रुपये कमी हुई है। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं कि जो बता रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सही सिमत में जा रही है। थोड़े से मुश्किल हालात ज़रूर हैं, थोड़ा सा टफ टाइम ज़रूर होगा, आवाम को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन मुल्क की मुआशी इस्तेकाम के लिए थोड़ा सा सख्त टाइम फेस करना पड़ेगा सबको, ताकि बाद में जो है मुआशी लिहाज पे मुल्क इतना कि आप इतने अर्ली इसी में आ गए और तशरीफ़ ला गए। मैं आज हमारे मेनली स्वात आने का मकसद अदनान औरंगज़ेब साहब जो हमारा पार्टी का और इस खित्ते का और मुल्क का बहुत बड़ा असासा था, उसकी अचानक हादसे में फौतगी और नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मैं आया था अपनी तरफ से, और अपनी पूरी पार्टी और लीडरशिप नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी ताज़ियत की। तो फिर चूँकि वही बात हो गई मीडिया टॉक की, तो मैंने मुनासिब समझा कि प्रेस क्लब आकर यही बात करेंगे। मैं आज के हवाले से, चूँकि ख़बरें ज़्यादातर अभी स्वात से आ रहे हैं, वही तो हम रिस्पॉन्ड करते इस्लामाबाद में, पेशावर में, मगर ख़ास कर ख़बरें यहाँ से निकलते हैं तो मैंने भी मुनासिब ये बात समझा, मेरा ताल्लुक़ भी यहाँ से है कि या स्वात ही में बात की जाए और उसका जवाब दिया जाए। मैं तो सबसे पहले इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ, और मेरे साथ वो अल्फाज नहीं कि मैं इसके बारे क्या कहूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी, नॉट बीइंग ए मुस्लिम लीगी, बल्कि एक पाकिस्तानी होते हुए जिस तरह बयानात हम सुन रहे हैं। पहले तो हम इमरान खान की बयानात वही उसकी धरने से शुरू करके सुनते आ रहे थे, और अक्सर वो बात इस तरह उसके हुआ करते थे कि उसका जवाब भी देना, हम कहते हैं कि इसकी वक्त का ज़िया है, वक्त का को ज़ाया करना है, जिस तरह बातें वो करते हैं। अभी हमारा दूसरा जो स्वाद से ताल्लुक़ रखता है, और उसकी लॉटरी निकल आई थी, जिसकी लॉटरी निकल आ जाए और तुक्के में बन जाए तो फिर वो इस तरह बातें करता है। जो एक ग्राउंड लेवल से आ जाए और मेहनत से आ जाए, वही मेहनत करके आवाम में रह जाए, वो इस तरह बातें नहीं करते। मगर बीइंग स्वाति में इसी पर ज़्यादा दुख है कि हमारी स्वात के लोगों का और लीडरशिप का इस तरह मैसेज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जाना, तो उसकी अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आ रहा है। मैं वो जो ज़ाती चीज़ें उस पर बाद में आपसे बात करूँगा, मगर वही मुल्की जो सूरत हाल है और जो दरपेश है और जो बातें सामने आ गई, ये तो हम कई दिनों से देख रहे हैं। पिछले धरने में भी देख रहे थे कि इमरान खान बकाया पाकिस्तान छोड़कर और KPK को टारगेट किया, या उनकी गवर्नमेंट है, और तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए वही सीम हाउस में बैठा रहा। जितने सरकारी रेस्ट हाउसेस वगैरह है उनके साथ, उसमें भी उनके लोग रहे और मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहे, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहे। मैं उन प्रोग्रामों के बारे, क्योंकि मेरा आदत ये नहीं है, अगर मेरी जगह PTI वाले होते तो शायद वो इससे भी ज़्यादा पेश करते और वो भी पेश करते। मगर रोज़ाना जितने दुम्बे ज़बह हो रहे वही, और दुम्ब के साथ जो दूसरे लवाज़िमात है
वही हो रहा है और वही सारे सरकारी हमारे केपी के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, तो वही लास्ट भी हमने वही धरना देकर, और अगर हमने इसकी मुखालिफत की कि इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, तो हमें वही 2014 को सामने रख कर वही बात कर दी कि डी चौक में आ गए और 126 दिन बैठे रहे और पूरे पाकिस्तान को मफलूज किया। मगर अदालत ने हुक्म दिया, अदालत की हुक्म पर वो वही आए और फिर जिसका ये पहले से बात था कि हम इस तरह वापस नहीं जाएंगे, इलेक्शन की तारीख लेकर जाएंगे। तो ये सवाल फिर उनसे करना है कि फिर अचानक क्या हुआ कि वही आप पहुंच भी गए और बैठ भी गए और आगे पीछे देख करके मेरे साथ कितने लोग हैं, तो फिर वापस चला गया। मैं उसके लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम और ख़ुसूसन KPK की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक एक जगह से उसको मुस्तरद कर दिया और ये बात उनको समझ आ गई कि मज़ीद इसी तरह चीज़ों में जाना मुनासिब नहीं है। तो उसको अंदाज़ा लग गया, जो लाखों की बातें कर रहा था तो हज़ारों में भी, हज़ारों नहीं सैकड़ों तक बात आ गई। तो वही बात या उसके साथ और जो भी बात हो, ये जवाब इमरान खान बेहतर दे सकता है। वो तो वैसे भी उसके लिए कोई ख़ास बात है नहीं, यू टर्न का स्पेशलिस्ट है और माहिर है। उसको ये बात कोई इस तरह नहीं करते, सुबह एक बात कहे और शाम को दूसरी कही, कोई बात ही नहीं, उसका रिकॉर्ड ही है। वही तो हो गया। अभी आगे हम देख रहे हैं वही भी जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए, उसी साजिश मार्च में, पाकिस्तान खिलाफ साजिश मार्च में जो गवर्नमेंट्स के वही गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर की गाड़ियों से लेकर और ख़ास कर KP की तमाम मिनिस्ट्री और उनकी सरकारी जितने ज़राए थे उनको इस्तेमाल किया गया। पेशावर को तमाम डिप्टी कमिश्नर वगैरह सारे वही डिप्टी कमिश्नर के दफातर में मीटिंग्स हुए, लोगों को टास्क दिए गए, कितने बंदे लाओगे, कितनी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, सब कुछ दिया गया। वही सब कुछ हो गया और फिर आगे आकर सवाबी के मुकाम पर मुझे ये बात हैरत की लग रही है कि कहता है कि वही बंदा मर गया और ज़ख्मी हो गया, हमें उन पर अफसोस है, उनकी फैमिली के साथ और उनके सारे लोगों के साथ। और वही PTI वाले ने जिस तरह बेचारे को मार डाला, जिस तरह नीचे फेंक दिया खुद, तो वही फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सवाबी में आई और राना सनाउल्लाह की तरफ से आ गए, दूसरे की तरफ से आ गए। ये तो खुदा अपने आप तो ये चाहते हैं कि इस तरह लाशें गिरे और हम ये मैसेज दे रहे कि इतने लोग मर गए। अगर आप सिर्फ ये चाहते कि हमारी सियासत जिंदा हो, उसकी कीमत जो भी अदा करना पड़े, मैं बहैसियत एक आम आदमी के वर्कर होते हुए मुझे इसका भी एहसास है कि आपने लोगों को हरम शरीफ में हमारे पख्तूनों को उकसा कर उनसे नारे लगा लिए, तो मैं आज देख रहा हूँ उनका क्या हशर है वही। मगर आप सिर्फ अपने सियासत को जिंदा करने के लिए दूसरे का क्या हुआ, दूसरे का लाश आ जाए, दूसरा नौकरी से निकल जाए, दूसरे को कितना नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, मगर मेरी सियासत जिंदा रहे। तो वो तो सब कुछ खुद कर दिया और इस मैसेज के लिए कि कोई इस तरह खबर भी आ जाए कि लोग मर गए। मगर लोग ये देख रहे हैं किसने मरवा दिया, आपने खुद मरवा दिया और आपको जवाब देना है। मगर सबसे अहम बात, मैंने जो इस तरह बात तो काउंसलर भी नहीं कर सकता है कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए और हर जगह तकरीर जब करता है कहते हैं मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, और मुझे तो इतना कहा गया इस पर मैं बात करूँगा कि उसको इंडिया भी भेजूंगा। तो मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि कभी इंडिया भेज रहा है, मोदी इमरान खान का यार है तो उसकी यारी का फ़ायदा लेकर इंडिया की सैर भी कराएंगे। तो वो तो इस तरह नशे में आता है, इस तरह बोलता है जिस तरह ये सारे उसके अपने हो कि अगर अमीर मुकाम सीधा नहीं होता है तो मैं यहाँ से बाहर फेंक कर इंडिया में फेंकूंगा। तो उसकी तो इस तरह आदमी सोचता है कि क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। तो अभी आखिर में ये बात करना कितनी दुख की बात है और क्या मैसेज दे रहे दुनिया में कि अगर इमरान खान हमें कहे तो KPK के जो सरकारी फोर्सेस है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? पाकिस्तान पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई बात है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट ए नॉनसेंस के इस तरह बात करना कि KPK के जो सरकारी फोर्सेस है ये आपके घर से तनख्वाह ले रहे हैं, ये वही इमरान खान की बनीगाले से तनख्वाह ले रहे हैं, ये स्टेट के मुलाजिम है, वो तनख्वाह ले रहे हैं और उसकी फ़र्ज़ है कानून को कायम रखना, कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना और वही इम्प्लीमेंट कराना, न कि अपने
गवर्नमेंट पर हमला करना और न कि इमरान खान और महमूद खान जो कहते हैं वही करना, तो ये इससे तो उसकी नीयत साफ जाहिर हो गई। बात यह कि उसकी नीयत इमरान खान ने खुद भी मान लिया कि पहले जो लोग जा रहे थे वो क्या थे, उनके साथ क्या क्या चीज़ें उनसे बरामद नहीं हुए। और अभी ये बात भी सामने आई कि मुसल्लह लोगों को लाकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। तो कितनी अफसोस की बात है कि एक पाकिस्तान का एक हिस्सा उठकर पूरे पाकिस्तान पर हमला करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी खिलाफ से, और हम क्या सबूत लाए कि उसके चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को कहते हैं, वो तकारीर में कहते हैं कि हम वही हमला करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं, कल भी मैंने बात की, मुझसे इस्लामाबाद में लोगों ने पूछा, इस पर रिएक्शन जो हमने दिया उस टाइम भी कह दिया कि इसको सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोमोटो लेना चाहिए, पेशावर हाई कोर्ट को लेना चाहिए कि इस तरह बात करना एक स्टेट के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ उनके क्या अज़ाइम है और क्या सोच है। तो ये बात सामने है कि उनके खिलाफ हर जगह हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, मैं यहाँ आया, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने कैबिनेट की मीटिंग में भी ये बात रखूँगा। आपने सारे एलाइज को भी इत्तेमाद में लेंगे, अगर बात यहाँ तक पहुँच सकती है तो फिर स्टेट की क्या जिम्मेदारी बननी है और उनको क्या रोल अदा करना है इस तरह लोगों के। अभी मैं बात इस पर आना चाहता हूँ कि क्यों, मतलब है कि बात यह है कि क्यों इस्लामाबाद पर हमला करें, क्या ज़रूरत है कौम को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इससे क्या मिलेगा। क्या आप वही बात बताएं कि जो भी काम कोई करता है इसके पीछे कोई मंतिक होती है कि हम इसलिए कर रहे हैं। तो ये इमरान खान और पीटीआई वाले ये बात बताए कि क्यों। अगर आपकी नीयत साफ होती तो या केपी में भी आप गवर्नमेंट को आपको ख़त्म कर लेना चाहिए था, आपको जो पंजाब में बोझदार बैठा हुआ उसको भी फारिग कर लेना चाहिए, असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करके आपको जाना चाहिए था। तो वो तो आपकी नीयत है ही नहीं। आपकी नीयत तो वही भी जो आपकी दुकानदारी चल रही है, केपीके में आपका दुकान लगा हुआ है, उसमें मैं बाद में आऊँगा, वो बहुत बड़ी तफसीलात है कि डेली किस किस महकमे से कितने पैसे किसको मिल रहा है, कौन इसमें हिस्सेदार है, किस किस डिपार्टमेंट से कितनी टैक्स ले रहे हैं और कितने पैसे ले रहे हैं और कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो वही दुकानदारी तो आपने या कायम दायम रखी हुई, इसको तो आँच नहीं लगाना। अभी बात ये हो गई कि इसलिए हम नहीं चाहते, कहते साजिश हुई। किस बात की साजिश हुई? जो लोग क्या आपकी मेजॉरिटी थी, क्या आपकी अक्सरियत थी, क्या पीटीआई के 172 मेंबर थे? नहीं थे। आपके साथ जो लोग हैं मुख्तलिफ पार्टियों को आपके साथ बिठा दिए गए, आपने उनके साथ वादे किए और जब वादे पूरे नहीं किए उन्होंने आपको छोड़ दिया कि हमें क्या, आपने हमें ये कहा था वो कहा था, या आपको नहीं करना, दूसरी साइड पर बैठ कर उनका जमहूरी हक है। आपको किसने पहले वही बयानिया दिया था कि इतने करोड़ नौकरियाँ दूंगा और इतने करोड़ मकान बनाऊंगा और फला करूंगा 2018 में। तो जो 100% आपके सारे बातें झूठ साबित हो गए। तो किसी आपकी वही बाहर बैठे हुए जो आपके लोग हैं मास्टर माइंड, उन्होंने ये एक चीज़ दे दिया कि आप कहते हैं मुझे साजिश से निकाला गया। ये बात सिर्फ कहे कि मुझे साजिश से निकाला गया और अमेरिका ने साजिश की। मैं तो हैरान हूँ कि चौधरी के साथ मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा है, मैं भी उसका बहुत एहतराम करता हूँ, एक साथ ही रहे कई साल, कि आया चौधरी साहिबान पी मिल के 4 रूट है, तो क्या अमेरिका ने उनके साथ साजिश करते कि 2 पी मिलन को दे दे और 2 इमरान खान के साथ रख के वही से अमेरिका से लोग आए कि क्या MKM को देखो, बलूचिस्तान की पार्टियों को देखो। तो अभी क्यों इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये बात मेरे साथ आज़ादी चाहते हैं, फला चाहते हैं और यहाँ आते कि जिहाद करें। हम SKPK के लोगों को जिहाद का सबक न सिखाया है। हम ये लोग, मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ, इमरान साहब या जो लोगों के सर काटे जा रहे थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अपने मुल्क में IDPs और मुहाजिर बने हुए थे। तो आप किधर थे मुझे बताओ? आपने उनकी मौक़िफ़ की कितनी तायीद की उस ज़माने में, किधर थे? ये तो वही दलेर लोग हैं। तो आप ये जिहाद भी जानते हैं और अच्छा काम भी जानते हैं और बुरा भी जानते हैं। तो इस तरह बात है करके बस आप निकले और ये जिहाद है। किस बात की जिहाद है और आपकी क्या डिलीवरी रही, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह KP के अवाम और पूरे पाकिस्तान के, अभी तो आपको कोई जगह मिल ही नहीं रहा है। कितने दलेर लीडर है, हमने तो सब कुछ देख लिए। इमरान की हुकूमत
اسلام آباد میں بھی تھی اور پشاور میں بھی تھی, اب بھی آئے, اور ہمارے خلاف کئی FIR کاٹے گئے اور ہمارے خلاف کئی کیسز بنا دیے گئے, مگر ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, ہم بھاگے نہیں. وہی اسلام آباد میں بھی اس کو جواب دیا, یا KP میں اب بھی جواب دے رہا اور پہلے بھی دے رہا تھا. تو آپ کتنی دلیر بننا یار, مجھے تو آپ کی دلیری پر حیرت ہے کہ وہی سے ایک FIR سے بھاگ کر یہاں آئے, پشاور میں سیم ہاؤس پر قبضہ جما کر اور سرکاری وسائل کو استعمال کر رہے. اتنے دلیرے تو باہر آ جاؤ, وہی باہر بات کرو. تو وہی بات تو ہے نہیں. تو ابھی لوگ جانتے کہ آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے, الیکشن جلدی ہو جائے. آپ نے پہلے 4 سال میں پاکستان کو کیا دیا ہے, اور وہی جو آپ کی KP میں گورنمنٹ ہے پچھلے 9 سال میں کیا دیا ہے کہ ابھی آپ کی دوبارہ الیکشن ہو جائے. آپ کا یہ خام خیالی ہے. آپ نے الیکشن نہیں جیتا عمران, آپ نے نہیں جیتا, آپ کو جتوایا گیا. آپ وہ خیال ذہن سے نکالے کہ میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا, کبھی بھی نہیں بننا ہے. وہ خواب چھوڑ دو. ابھی تو آپ کو اتنا شوق ہو گیا بعض باتوں کا, یہ باتیں مناسب نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ دوسری چیزیں استعمال کرتے, تو اس کے ساتھ آپ ایک ہیلی کاپٹر کے بھی عادی ہو چکے کہ یا وہی اپنی بنیگاہ سے یوز کرتا تھا. تو ابھی KP کا اس لیے آیا کہ وہی اس عادت کو پورا کرے, کبھی کدھر ادھر جاتا ہو, کبھی کدھر ادھر جاتا ہو. تو اس طرح بات ہے, لوگوں کو سب کچھ آپ کی یاد ہے کہ آپ نے کیا دیا ہے اور آپ کو کس طرح دوبارہ لایا جائے گا. آپ کو ڈر کس بات کی ہے؟ ابھی ڈر اس بات کی ہے کہ جلدی کرو کہ ہمارے وہی فائلیں اور ہماری وہی کارکردگی سامنے نہ آ جائے. جو ملک کی تباہی کی ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو پتہ نہ لگے, تو اس لیے جلدی ہو جائے انتخابات, پاکستان کا جو بھی بننا ہے. مگر میرے وہی ان چیزوں کو آنا ہے, عوام کو دکھانا ہے. اگر آپ میں کوئی بات ہو تو کس لیے آپ ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے کہ نکلو, جہاد کے لیے نکلو, آزادی چاہتے, غلامی چاہتے, فلاح چاہتے. لوگوں نے آپ کا بھی دیکھا ہوا ہے, جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کا وہی پیار محبت بھی دیکھا ہوا ہے, یہ پورے پاکستان کے عوام نے, KP کے عوام نے. تو مزید اسی طرح کرنے سے کچھ ہی نہیں ہوگا. ہم انتظار میں, اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور وہی کاؤنٹ ڈاؤن جو آپ نے ٹائم دیا ہے, کس ٹائم آپ کو آنا ہے, استقبال کیا جائے کہ آپ دوبارہ بھی اپنا شوق پورا کر کے دکھائے کہ آپ کتنے لوگ نکلتے, کس کو آپ اس طرح بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو میں وہی بیٹھ کر, اور جو یا کی سیم جس طرح بیانات دے رہا ہے, جس طرح غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, تو اس کی سب کو نوٹس لینا چاہیے. آزاد عدلیہ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے, دوسرے اداروں کو بھی لینا چاہیے. عمران نے تو کسی کو معاف ہی نہیں کیا. ججز اگر اس کی مرضی کا فیصلہ نہ کرے تو اس کے پیچھے, عدلیہ کے پیچھے بھی لگے ہوئے, اور ادارے اگر اس کے ساتھ کھڑے ہو, اس کے ناجائز کو جائز کہتے ہیں تو بہت اچھا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو عمران خان کو تو نیوٹرل ہونا بھی پسند نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہونا, مجھے لاؤ. اداروں کو کہتے ہیں مجھے لاؤ, عدلیہ کو کہتے ہیں کہ مجھے لاؤ. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. لوگ لانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور پھر یا کی عوام ہے. آپ میں جرت ہے تو آپ دوسرے لوگوں سے یہ گلے نہ کرے. آپ یہ بات اداروں پر ثابت کریں کہ یہاں میری مخالفت کی, آپ عدلیہ پر ثابت کریں کہ یہاں میری مخالفت کی. مگر آپ عادی اس طرح ہو چکے کہ مخالفت نہیں, میری مدد کرو, مجھے زبردستی بٹھاؤ. اگر کوئی زبردستی میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ سب کے مخالف ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ پاکستان کے لیے انتہائی ناسور ہے. یہ آپ دیکھ لیں, پاکستان کے لیے سب سے بڑا کرونا ہے یہ, اور اس کا پارٹی سب سے بڑا وائرس ہے کہ اس کا ایجنڈا سٹارٹ سے لے کر آج تک ملک کے بالکل مخالف رہا. اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں. پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کے رکھ دیا. آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے, پاکستان کی معاشرت کو, ہر ایک چیز کو. تو اسی وجہ پاکستان کی عوام کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, پہلے بھی نہیں دیا, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے آئندہ بھی نہیں دیں گے. ابھی میں ذرا آگے یہ تو جانا جو میرے بارے یا چیف منسٹر صاحب نے 2 آدھار تقریریں کی, اور مجھے تو حیرت ہوئی. مجھے تو یہ شخص اتنا جھوٹا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تو عمران کے بعد دوسرے نمبر پر جھوٹا بندہ ثابت ہو گیا کہ اتنے دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں, اتنی دلیری سے. میں اس کی بیانات کو دیکھ رہا ہوں, مجھے حیرت ہو رہا ہے کہ کتنی دلیری سے جھوٹ بول رہے ہو. میں اسے سوال کرتا ہوں کہ
کہ آپ کی طرح آپ نے مجھے یہاں کہا سوات اور شانگلہ کو ڈیوائڈ کرنا. ہم ایک ہی لوگ ہیں, یہ ایک ہی ضلع تھا. شانگلہ اور سوات ایک ہی ضلع تھا سوات. ابھی آپ اپر سوات کا ضلع ہو جائے گا تو آپ کہتے ہیں کہ لوور سوات کا اس طرح ہے. تو آپ ہم میں تقسیم ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل معنی خیز نہیں ہے. دوسری بات آپ کہتے ہیں, میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ میں نے اس خطے کو دیا ہے, آپ کی طرف 20 چیف منسٹر آ جائے 100 سالوں میں نہیں دے سکتے بغیر مینڈیٹ کے. میں نے اس خطے کے عوام کے لیے اپنی جان کا بھی پرواہ نہیں کیا ہے. 7 دفعہ موت دے کر کئی لوگ میرے ساتھ شہید ہو گئے, مگر پھر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا. اگر عمران خان یو ٹرن کے ماہر ہیں, صبح کچھ اور شام کو کچھ کہتے ہیں. عمران خان نے خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری وسائل استعمال کیے. وعدے پورے نہ کرنے پر عمران خان کے اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام سوات میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. بقیہ خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ کامیابی کے مسلسل 11 سال پورے کر رہا ہے. روزنامہ میٹرو واچ آپ کو نہ صرف مقامی, سیاسی, تجارتی, کھیلوں کی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں بھی ترجیحی بنیادوں پر چھاپتا ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی سبسکرائب کروائیں, جبکہ دور جدید کے عین تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میٹرو واچ کو یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر سمیت اس کی ویب سائٹ www.metrovatch.com.pk پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے. صدر مملکت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ارکان کی منظوری دے دی ہے. پنجاب سے بابر حسن بھروانہ جبکہ خیبر پختونخوا سے ریٹائرڈ جسٹس اکرام اللہ خان کو الیکشن کمیشن کا رکن تعینات کر دیا گیا ہے. ان تعیناتیوں کی منظوری صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی ہے. ان تقرریوں کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فتنہ خان پاکستان میں واحد شخص ہے جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے. اس شخص نے ایک مسلمان پاکستانی نژاد کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن مہم چلائی. مریم نواز نے کہا کہ جھوٹے خط, جھوٹی عالمی سازش, قتل کے جھوٹے ڈرامے اور تاریخ کے سب سے ناکام لانگ مارچ کے بعد انتشار خان کی اسرائیل وفد بھیجے جانے کی ایک اور 2 نمبری سامنے آ گئی ہے. وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی لوڈ شیڈنگ کی اصل وجہ سابق حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث پیدا ہونے والا مالیاتی بحران ہے. موجودہ اتحادی حکومت اجتماعی دانش اور حکمت عملی کے ساتھ صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر توانائی نے کہا کہ سابق حکومت کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. اتحادی حکومت ملک میں آئین کے تحفظ اور عوام کو عمرانی فساد سے بچانے کے لیے اقتدار میں آئی ہے. وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں کہ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا. انتخابات جمہوری طریقے اور الیکشن کمیشن کی تیاری سے مشروط ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان لانگ مارچ کی تیاری کا بار بار اعتراف کر چکے ہیں. کم لوگ دیکھ کر چپ چاپ گھر جانے کے بعد اب عمران خان پھر دھمکیوں پر اتر آئے ہیں. شہری رحمان نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا سب کا جمہوری حق ہے, لیکن انہوں نے لوگوں سے کہا کہ خون خرابہ کرو, ہم جنگ کے لیے نکلے ہیں. ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ ان کے علاوہ کوئی حکومت میں ہو. عمران خان خود کو بے نقاب کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب میں کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی کے حوالے سے نوٹس لیتے ہوئے انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ کاشتکاروں کو کنٹرول نرخ پر کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور کھاد کی فراہمی اور فروخت کے عمل کو مؤثر طریقہ کار کے ذریعے باقاعدگی سے مانیٹر کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کاشتکاروں کے حقوق کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی ایک اور تازہ کارروائی کے دوران ضلع پلوامہ میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا. KMS کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے گنڈی پورہ میں محاصرے و تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا.
بھارتی فوج نے جموں خطے کے مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کارروائیاں جاری رکھیں. انہوں نے گھروں میں گھس کر گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی اور مکینوں کو ہراساں کیا. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ شہریوں بالخصوص نوجوانوں کا منظم قتل عام جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی حکومت کی سازش ہے. السلام علیکم. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا. تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 48، شہید بے نظیر آباد اور جیکب آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں 4 دن کے وقفے کے بعد گرمی کی شدت میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے. بہاولپور کے صحرائے چولستان میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ چکا ہے. سول انتظامیہ اور پاک فوج کی جانب سے طبی اور خشک سالی ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے شیراز دورانی کی رپورٹ دیکھیے. ملک کے دیگر حصوں کی نسبت جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت جوں کی توں ہے. اس صورتحال میں معمولات زندگی تاحال متاثر ہیں. صحرائے چولستان میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچنے کے بعد سول انتظامیہ اور پاک فوج کی جانب سے ریلیف اقدامات میں تیزی آئی ہے. پاک فوج کی محکمہ صحت کی ٹیموں نے ہیضے کی بیماری اور پائن کے باغات میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے. پاک فوج کے دستے صحرا کے دور دراز علاقوں میں پینے کے صاف پانی اور ضروری طبی سامان کی مسلسل فراہمی کے عمل میں مصروف ہیں. ڈیراور، بجنوٹ، مصری والا، پوارا، احمد والا، نواں کوٹ، چنن پیر اور موج گڑھ میں قائم ریلیف کیمپوں میں 4500 سے زائد مریضوں کو علاج کی فراہمی کے ساتھ 2000 راشن اور فوڈ پیکیجز تقسیم کیے گئے ہیں. بہت بہت مہربانی جو راشن دے رہے ہیں غریبوں کو اور پینے کے لیے پانی دے رہے ہیں. 250 ٹینکوں اور بوزز کے ذریعے مقامی لوگوں کو 3 لاکھ لیٹر پانی فراہم کیا جا چکا ہے. مشترکہ ٹیموں نے اب تک 2500 حلال جانوروں کے علاج سمیت 7000 مویشیوں کے لیے واٹر باؤزرز اور شیلٹرز فراہم کیے ہیں. شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو واپس یہ چلیں گے ایک بار پھر مین ڈیسک کی جانب. ابھی آپ کو بتائیں کہ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں انسدادی تمباکو نوشی کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد تمباکو نوشی کے انسانی صحت کو لاحق خطرات اور اس کے مضر اثرات کے متعلق عوام کو آگاہی فراہم کرنا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ملک عمر. ماہرین طب کی جانب سے تمباکو نوشی کو انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا گیا ہے. عالمی ادارہ صحت کے جائزوں اور اعداد و شمار کے مطابق تمباکو نوشی تقریباً 50% تک افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کا موجب بنتی ہے. دنیا بھر میں تقریباً 80 لاکھ افراد ہر سال اس کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. مرنے والوں میں 1,20,000 افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو تمباکو کا استعمال نہیں کرتے، تاہم بالواسطہ طور پر اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں تمباکو نوشی کرنے والے 80% افراد کم یا متوسط آمدنی والوں پر مشتمل ہے. یوں یہ مضر صحت مشغلہ جیب پر بھی ایک بوجھ ثابت ہوتا ہے. عالمی ادارہ صحت کے ایک جائزے کے مطابق تمباکو کا استعمال کرنے والوں میں تقریباً 7.8% خواتین ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات نومولود بچوں میں بھی دیکھے گئے ہیں. تمباکو نوشی کے انہی منفی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1987 میں انسداد تمباکو نوشی کا دن منانے کا فیصلہ کیا گیا. تمباکو نوشی کے مضر اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے بھی انسداد تمباکو نوشی آرڈیننس 2002 کے تحت تمباکو نوشی کی تشہیر پر پابندی عائد کر رکھی ہے. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے آپ یہ رپورٹ ملاحظہ کر رہے تھے. اور اس دن کو منانے کا مقصد تمباکو نوشی سے صحت کو لاحق خطرات کے حوالے سے عوام کو آگاہی دینا ہے. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ماہر امراض قلب ڈاکٹر جاوید سبزواری نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تمباکو نوشی انسانی صحت کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو تمباکو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے جو نقصان ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کا دھواں. اس کے دھوئیں کے اندر جو سب سے خطرناک چیزیں ہیں وہ ہے نکوٹین، ٹار اور ایک گیس ہوتی ہے کاربن موناکسائڈ.
اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پہ اچانک سے دل کی بیماری پیدا کر کے سڈن کارڈک ڈیتھ پیدا کر سکتی ہیں، اچانک موت. اور سب سے اچانک موت کی بڑی وجہ اس وقت تمباکو نوشی ہے. اور خالی تمباکو نوشی نہیں، اس کے ساتھ جو ان میں اور جو لوازمات ہیں، اس وقت شیشے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں آئس استعمال کی جا رہی ہے جو ایک ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے. تو یہ تو ایک بڑے، اور آپ خود دیکھیں آج کل کے زمانے میں تمباکو صرف نوجوان کیا، لڑکے کیا، لڑکیاں کیا، خواتین کے اندر، اگر خواتین تمباکو نوشی کرتی ہیں ان کے اندر، اور حاملہ خواتین شادی شدہ جو ہوتی ہیں ان کے اندر، بچوں کے اندر پیدائشی نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، بچوں کے دل میں سوراخ ہو سکتا ہے، بچوں کی دل کی شکل بگڑی ہوئی ہو سکتی ہے، پھر وقت سے پہلے فالج، وقت سے پہلے گردوں کا فیل ہونا، یہ تمام چیزیں ہیں جو تمباکو نوشی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ تمباکو کے مضر اثرات کیا ہیں اور ہم ان سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. اسکول لیول پر، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر، ہر جگہ تمباکو نوشی کے خلاف ایکٹیو مہم چلائیں، تب جا کے ہم اپنے بچوں کو ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیاں اور دل کے امراض سے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید سبزواری، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی یہاں پر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ گلوکار، اداکار، صداکار، فلم ساز اور کالم نگار عنایت حسین بھٹی کی 23ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. چان میرے مکھنا، چان میرے مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنا کہ نظرا رس نہیں نہدا چکنا. چان میرے مکھنا، چان میرے مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنا کہ نظرا رس. عنایت حسین بھٹی کو گجرات میں پیدا ہوئے. انہوں نے فلمی سفر کا آغاز میں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا. ان کی فلمی زندگی کا آغاز بطور گلوکار ہوا تھا اور فلم ہیر، پھیرے، لارے اور شمنی وغیرہ میں ان کے گائے ہوئے نغمات بے حد مقبول ہوئے تھے. کا سلسلہ مکمل ہوا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز.